Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss our next topic, metallic bond and structure of molecules, from unit number 4, structure of molecules. मेटालिक बॉन्ड को समझने से पहले बेसिकली हमें ये आइडिया होना चाहिए कि मेटालिक बॉन्ड एक्चुअली पाया कहाँ जाता है. एज वी नो ऑल दैट बहुत सारी मेटल्स हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में पाई जाती हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम एक्सेट्रा. ये मेटल्स जो हैं ये एटम से मिलकर बनी हुई होती हैं, मॉलिक्यूल से बनी हुई नहीं होती. ठीक है. और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम प्योर गोल्ड लें तो प्योर गोल्ड जो होगा ये फॉर्म्ड होगा गोल्ड के एटम से. और ये जो एटम्स होंगे in the metallic solids, they are bonded tightly to each other, and these bonds are neither ionic nor covalent because they are neither formed due to the ionic or covalent bonding. कहने का मतलब ये है कि एटम्स जो मेटल्स के अंदर पाए जाते हैं वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ द मेटालिक बॉन्ड. ठीक है. और ये मेटालिक बॉन्ड जो है ये किसी भी केमिकल रिएक्शन का नतीजा नहीं होते, मीन टू से आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू, यानी लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं बने हुए होते. ना ये इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये बॉन्ड बने हुए होते हैं, ना ये वैन डर वाल फोर्सेस से बने हुए होते हैं. वैन डर वाल फोर्सेस जो हैं वो कलेक्टिवली 3 फोर्सेस को कहा जाता है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन और लंडन डिस्पर्शन फोर्स आती है. और ये फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स पाई जाती हैं. तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो मेटालिक बॉन्ड होगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज जो हैं वो पेश की गई, लेकिन सबसे बेस्ट थ्योरी जो थी वो इलेक्ट्रॉन CR इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी कहा गया, इसको नॉमिनेट किया गया और इस बेस पे इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया. अब इसको हम समझते हैं. एटम जो होंगे मेटल्स में दे आर बॉन्डेड विद ईच अदर सो दैट एटम इज़ अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय अदर एटम्स. ये बात हमें समझ लेनी चाहिए. यहाँ आप साथ में डायग्राम को देखें कि जो मेटल एटम्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होते अपने एटम से और न्यूक्लियस से, बेसिकली एटम के अंदर. तो ये लूजली बॉन्डेड होते हैं. अब होता क्या है इन द मेटालिक लेटर्स, यानी ये स्ट्रक्चर अगर आपके सामने मैं रखूं तो आप इसको देखें, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी. यहाँ हमने एक पीस लिया है किसी भी मेटल का. यहाँ हर एक पॉजिटिव आयन आपको क्या बता रहा है कि ये एक मेटालिक पॉजिटिव आयन है, जो कि कैसे बना, बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ ईच मेटल एटम. हर एक मेटल जो होगा उसके अंदर एटम्स होंगे और वो एटम से मिलके बना हुआ होगा मेटल, तो उसको मेटालिक सॉलिड कहा जाता है. अब मेटल जो एटम्स होंगे उनके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होते. नतीजे के तौर पर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने वैलेंस शेल को छोड़ देते हैं और अपने एटम से बाहर आ जाते हैं. जब ये एटम के शेल से बाहर आ जाएंगे तो फिर पीछे रह जाने वाला टोटल जो हिस्सा होगा एटम का वो कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव आयन में, मेटालिक पॉजिटिव आयन में. और हर एक मेटल जो है उसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जब अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं तो रिमेनिंग जो पोर्शन है उस एटम का वो ड्यू टू द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव आयन में. तो हमें एक सी नज़र आता है, एक समंदर नज़र आता है नेगेटिव चार्जेस का. और ये नेगेटिव चार्जेस जो हैं इनको एट अ टाइम बहुत सारे पॉजिटिव मेटालिक आयन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और एक ख़ास किस्म की जो है वो अट्रैक्शन फील करते हैं ये इलेक्ट्रॉन, और जिसके नतीजे में मेटालिक बॉन्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है. इन इलेक्ट्रॉन्स को हम डीलोकलाइज कहते हैं. डीलोकलाइज का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के साथ जुड़े हुए नहीं होते. और एक सी होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का. यहाँ आप अगली डायग्राम में आप देख सकते हैं क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर जब मैंने कही तो उसका मतलब ये हुआ कि जो मेटल एटम्स होते हैं उनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं
और यहाँ जो डॉटेड ब्लैक डॉट है ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है और ईच पॉजिटिव साइन मेटालिक पॉजिटिव मेटालिक आयन को शो कर रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के दरमियान प्रोड्यूस हो जाती है। डीलोकलाइज मीन इलेक्ट्रॉन डू नॉट बिलोंग टू एनी one atom but move freely between the metal ions like a cloud of the negative charges. Or these mobile electron form a sea of the electron around the metallic ions which are held together in a metal lattice. और मेटल लैटिस के अंदर ये ढेर सारे फिर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी की वजह से हमारे पास जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ये फ्री इलेक्ट्रॉन तेज़ी के साथ मूव करते हैं। सो मेटालिक बॉन्ड कैन बी डिफाइन एज, अब हम इसको समझ सकते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द केमिकल बॉन्ड दैट रिजल्ट फ्रॉम द अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल पॉजिटिव आयन एंड द सराउंडिंग सी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मेटल पॉजिटिव आयन कैसे बनेगा? हर एक एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जब उसके शेल को छोड़ देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मेटल पॉजिटिव आयन में। और सराउंडिंग सीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से आएंगे? हर एक मेटल एटम के वैलेंस शेल से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक सी बन जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। और ये हमें पता है कि हर मेटल जो है उसके वैलेंस शेल में स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर हम बिल्कुल स्टार्ट की स्लाइड पे जाएं तो यहाँ आप देख सकते हैं कॉपर जो है इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो आसानी से अपने शेल को छोड़ देते हैं और रिमेनिंग पोर्शन पे कॉपर +2 आयन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। इसी तरह अगर हर मेटल्स के अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि उसके वैलेंस शेल में पाए जाते हैं जिसके नतीजे में सीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। जैसे ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट में सोडियम है, पोटाशियम है, लिथियम है, ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। और इसी तरह ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बेरिलियम है, तो ये इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इनमें से हर एक एटम जो है इसके मेटालिक बॉन्ड जब बनेगा तो हर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होगा। ये किसी को दे नहीं रहा होगा लेकिन वो उस एटम के गिर्द पाया जाएगा ये इलेक्ट्रॉन और एक सी बनाएगा जिसके नतीजे में मेटालिक बॉन्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल जो होते हैं ये एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज़ होते हैं क्योंकि एटम जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज है। तो जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं मे बी सिमिलर आर डिफरेंट, दे मे बी कंबाइन थ्रू द आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग, तो नतीजे के तौर पर बनने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज़ बहुत बड़ा नहीं होता, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल जो हैं इनको हम नेकेड आई से नहीं दे सकते। साइंटिस्ट आर एबल टू डिटरमिन the size and shape of the molecule for experiment and analysis. These experiments shows that the shape of the molecules are linear, triangular, tetrahedral, pyramidal or any other shape. कहने का मतलब ये है कि साइंटिस्ट जो हैं वो डिटरमिन करते हैं शेप साइज ऑफ द मॉलिक्यूल को और फिर द साइज एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल फॉर एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट the shape of the molecules are linear, triangular, tetrahedral, pyramidal or any other shape. कहने का मतलब ये है कि साइंटिस्ट जो हैं वो डिटरमिन करते हैं शेप साइज ऑफ द मॉलिक्यूल को और फिर उसकी बुनियाद पे शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस से डिटरमिन की जाती है। इस तमाम चीज़ के लिए प्रॉपरली थ्योरीज पेश की जाती हैं और पेश की गई हैं और उन थ्योरीज की बेस पे कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं जिनकी मदद से शेप एंड साइज ऑफ द मॉलिक्यूल एंड बॉन्ड एंगल बिटवीन द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स को डिटरमिन किया गया है। हायर क्लासेस में आप स्टूडेंट मज़ीद डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो मैं बात कर रही थी कि डिफरेंट थ्योरीज़ हैं विच आर इन्वॉल्व टू मेजरमेंट of the bond angles of a molecule such as MOT molecular orbital theory, VBT valence bond theory and VBRT valence bond repulsion theory। इन तमाम थ्योरीज़ को ख़ास किस्म की बुनियाद पे एनालाइज किया जाता है मॉलिक्यूल्स की शेप्स को और उनके अंदर पाए जाने वाले बॉन्ड एंगल्स को। जी मैं बात कर रही थी इंस्ट्रूमेंट की, मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या आइडियोमीट्री जिसमें रिफ्रैक्टोमीटर इस्तेमाल किया जाता है
और उनके अंदर इन मालिक्यूल्स को जो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में होते हैं उनके सॉल्यूशंस को यूज़ किया जाता है। उनकी मुख्तलिफ जो है प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाता है, जो हायर क्लासेस में आप भी करेंगे। तो उस बेस पे फिर मेजरमेंट की जाती है, एनालिसिस किया जाता है और फिर डिफरेंट मालिक्यूल्स के दरमियान पाए जाने वाले बॉन्ड एंगल्स को एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ हमें कुछ बॉन्ड जो हैं वो मालिक्यूल नज़र आ रहा है अपने डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स के साथ। तो इसमें हम देखते हैं मालिक्यूलर शेप ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको लीनियर कहा है क्योंकि ये 180 डिग्री एंगल बनता है और ये 180 डिग्री एंगल जो है ये लीनियर होता है। और इसी तरह सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जो है वो बैंड शेप स्ट्रक्चर बनाती है। ये आप स्ट्रक्चर इसमें इमेज में देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात हमें समझनी ज़रूरी है कि ये एंगल बनते कैसे हैं। एक्चुअली आपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को देखा पढ़ा है और हम ये भी जानते हैं कि वैलेंस शेल में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं और जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, इन सब के दरमियान भी फोर्स ऑफ रिपल्शन पाई जाती है, जिसके नतीजे में डिफरेंट एंगल्स जो हैं ये सामने आते हैं। इज़ अ मालिक्यूलर शेप्स ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये बेंट है विद एंगल ऑफ द 119.3 जो है वो डिग्री के साथ, और मालिक्यूलर शेप ऑफ द वाटर जो है वो एंगुलर है विद एंगल ऑफ द 104.5 डिग्री के साथ। इसी तरह मालिक्यूलर शेप जो है अमोनिया की हमारे पास वो ट्राइगोनल पिरामिडल है विद एंगल ऑफ द 106.7। और इसी तरह मालिक्यूलर शेप ऑफ द मीथेन जो है CH4 इट इज़ टेट्राहेड्रल विद 109.5 डिग्री। तो टेट्रा मीन 4, हेड्रल मीन एजेस, और ट्राइगोनल का मतलब क्या है, ट्राई मीन 3, गोनल मीन 3 एजेस। आई होप आपको इन टॉपिक की समझ आ गई होगी। किसी किस्म की कन्फ्यूजन के सूरत में आप ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस पे है, उसके साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।